हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केन स्टडीज। और आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ज्योग्राफी के कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है और वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के थ्रू हम लोग डिफरेंट लैंडफॉर्म्स और ओशन के कॉन्फ़िगरेशन, लैंडफॉर्म्स के कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ सरफेस पे कैसे हुआ है ये सारी चीजें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई थी उसे दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। ये एक जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट थे। एक्चुअली ये जियोलॉजिस्ट या ज्योग्राफर नहीं थे, बट एक मीटियोरोलॉजिस्ट थे। मीटियोरोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है कि ये क्लाइमेट की स्टडी कर रहे थे। तो ये क्लाइमेट की स्टडी कर रहे थे और डिफरेंट रीजन्स की क्लाइमेटिक स्टडी के समय इन्होंने क्या पाया कि बहुत सारे जगहों पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है रॉक फॉर्म्स का, वेजिटेशंस का और ये सब चीजें जो है सो वहां का जो लैटिट्यूड है इसको मैच नहीं करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया 1912 में। और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन्होंने दिया, उसमें कहा कि सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट थे वो सिंगल कॉन्टिनेंटल मास थे। यानी कि ये जो सिंगल कॉन्टिनेंटल मास आप लोग देख रहे हैं इस फिगर में, ये जो था सो सारे कॉन्टिनेंट का कॉन्फ़िगरेशन था। और 200 मिलियन ईयर्स पहले जो है सो ये लार्ज कॉन्टिनेंटल मास टूटना चालू हुआ, स्प्लिट होना चालू हुआ और इसका नाम इन्होंने दिया पैंजिया। पैंजिया का मतलब होता है कंप्लीट कॉन्टिनेंट। तो पैंजिया का मतलब कंप्लीट कॉन्टिनेंट होता है और सिंगल लैंड मास था, कॉन्टिनेंटल मास था, इसलिए इन्होंने इसका नाम पैंजिया दिया। और ये जब स्प्लिट होना चालू हुआ तो सबसे पहले दो भाग में टूटा, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो आपका जो ये अपर पार्ट था जिसमें कि हमारा नॉर्थ अमेरिका था, यूरेशियन प्लेट था, ये सारी चीजें मिलके बन गई लॉरेशिया। और जो लैटिन अमेरिका है, साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया है और एंटार्क्टिका है, ये मिलके बन गया हमारा गोंडवाना लैंड। तो ये थ्योरी इन्होंने 1912 में दी और इसके सपोर्ट में इन्होंने वेरियस एविडेंसेस यानी कि सबूत दिए। और ये जो अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिया, इन्होंने इसमें एविडेंसेस दिए कि मैचिंग कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट का जो एजेस है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो एजेस हैं ये मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो यही एविडेंस इन्होंने दिया कि जिग्सॉ फिट मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो जो कोस्टल रीजन का जो कॉन्टिनेंटल एज है वो जो है सो एक दूसरे से मैच करता है, चाहे वो ईस्टर्न अटलांटिक हो या वेस्टर्न अटलांटिक हो, इस टाइप से। तो ये पहला एविडेंस दिया। उसके बाद रॉक्स ऑफ सेम एजेस यानी कि समकालीन पत्थरें जो ओशंस में मिलते हैं और इसके बल पे उन्होंने कहा कि जो एक ही टाइम के जो रॉक्स मिलते हैं वो एक ही टाइम पे फॉर्म हुए थे और बाद में टूट के अलग हुए। उसके बाद टिलेट क्या होता है, एक सेडिमेंट्री रॉक होता है ग्लेशियल ओरिजिन का। तो ये जब भी मिलेगा तो जहां पे ग्लेशियर्स हैं, जहां पे आइस शीट्स है, आइसबर्ग्स है, वहीं पे मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये जो टिलेट्स है, सेडिमेंट्री रॉक है, ये जो मिलता है ये ट्रॉपिकल रीजन में भी पाए जा रहे हैं, बहुत सारे रीजन्स में, या तो वो अफ्रीकन कंटिनेंट हो या फिर इंडिया हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसी जगहों पर भी जो है सो ये टिलेट मिल रहे हैं। तो इससे इन्होंने कहा कि जब कभी पहले जो कंटिनेंट थे अभी जहां पे है वहां पे नहीं थे, पहले वो कूलर रीजन्स में थे और बाद में जाके जो है सो वो मूव करके ट्रॉपिकल रीजन में पहुंच गए। तो ये जो टिलेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ है ये जब कूलर रीजन्स में थे, यानी कि पोलर रीजन या फिर लोअर लैटिट्यूड्स में जब थे, उस समय वहां पे टिलेट का फॉर्मेशन हुआ और बाद में यही जो है सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण दूसरी जगह पे पहुंच गया। दूसरी चीज क्या है फिर, प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है कि ये गोल्ड बियरिंग रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो गोल्ड बियरिंग रॉक्स होते हैं तो ये स्पेशल टाइप के ही रॉक फॉर्मेशंस में जो है सो गोल्ड पाए जाते हैं, हर जगह पे ये नहीं मिलता है। तो ये जो गोल्ड बियरिंग रॉक्स हैं सो आप जानते हैं कि ये जो मैक्सिमम है यहाँ पे जो गिनी कोस्ट है अफ्रीका का, इस जगह पे मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे कोस्ट हैं, आइवरी कोस्ट, गिनी कोस्ट, ग्रेन कोस्ट और भी बहुत सारे 4-5 नाम हैं, ठीक है। तो इस रीजन में मिलता है, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक इस रीजन में अफ्रीका में जो है सो गोल्ड बियरिंग रॉक्स नहीं है। तो गोल्ड बियरिंग रॉक्स नहीं होने के कारण क्या हुआ कि फिर ये रॉक्स आए कहां से,
इसकी जो है सो जानकारी चाहिए थी। तो जब स्टडी किया गया तो पता चला कि ये जो गोल्ड बेयरिंग रॉक्स है ये ब्राजील में, आपका जो ब्राजील है इस रीजन में मिलता है, और ये प्लेटोइज रीजन है तो यहां से फ्लो करके ये गिनी कोस्ट की तरफ आया होगा। तो ये जब स्टडी हुई तो इससे पता चला कि जो गोल्ड बियरिंग रॉक्स हैं वो ब्राजील में है, लेकिन गोल्ड का जो डिपॉजिट है वो गिनी कोस्ट में है। तो इससे पता चला कि ये दोनों कॉन्टिनेंट जो लैटिन अमेरिका है और जो अफ्रीका है ये पहले साथ में जुड़े हुए थे, जिसके कारण की फ्लूवियल एक्शंस के कारण, इरोजन के कारण जो गोल्ड बियरिंग रॉक्स हैं वो इरोड हुए और गोल्ड डिपॉजिट जो है सो गिनी कोस्ट में पहुंचा। तो ये प्लेसर डिपॉजिट का एक एविडेंस हो गया। उसके बाद फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स में क्या हो गया कि जो वेजिटेशन है या फिर जो भी एनिमल्स के रिमेन्स हैं, फॉसिल्स हैं, वो ऐसी जगहों पे पाए जा रहे हैं जहां पे कि वो नहीं हो सकते थे। इसमें लेमूर्स है, मेसोजोरस है, ये दोनों जो हैं कोल्ड रीजन के, लोअर लेटीट्यूड के जो रीजन है वहां पे पाए जाते हैं। बट ऐसा है कि ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में भी मिल रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कभी ये रीजन दूसरी जगह पे थे, दूसरे लोअर लैटिट्यूड्स में थे। दूसरी चीज क्या है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे जो हैं वो प्रजाति हैं जो मतलब कि ऑर्गेनिजम्स के या एनिमल्स के, वो डिफरेंट कंटिनेंट्स में पाए जाते हैं। जैसे कि आप लेमूर्स को देखिएगा तो वो लैटिन अमेरिका में भी मिलेंगे, अफ्रीका में भी मिलेंगे, इंडियन रीजन में भी मिलेंगे और आपको ऑस्ट्रेलियन रीजन में भी मिलेंगे। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन एक ही चीज में पॉसिबिलिटी थी कि जब सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द कंटिनेंट था। तो ये सारे एविडेंसेस अल्फ्रेड वेगनर ने दिए। उसके बाद फोर्सेस ऑफ ड्रिफ्ट, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंट्स अगर मूव किए, एक लैंडमास दूसरे लैंड जगह पे मूव किया एक जगह से, तो इसके होने के पीछे कुछ फोर्स चाहिए, कुछ ताकत चाहिए। तो इसके लिए वेगनर ने कहा कि पोल फ्लेइंग फोर्स, पहला पोल फ्लेइंग फोर्स क्या हो गया कि ये जो इक्वेटर है हमारा, ये पोल हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। तो जब अर्थ का रोटेशन होता है, अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, यानी कि फ्रॉम द सेंटर टू अवे फ्रॉम द सेंटर जो है तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करनी चाहिए। तो पहले जो इन्होंने कहा कि जो सारे लैंडमास थे वो पोलर रीजन में थे, और जब पोलर रीजन में लैंडमास थे तो वो अर्थ के रोटेशन के कारण बाहर की ओर मूव करने लगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो ये जब मूवमेंट हुआ तो ये जो पोल पे जो कॉन्टिनेंट्स थे, लैंडमास थे, वो टुवर्ड्स द इक्वेटर मूव करने लगे, क्योंकि सेंटर से जो पोल है वो आप यहां पे देख सकते हैं कि पोलर रीजन जो है सेंटर से नजदीक है, लेकिन रोटेशन के कारण ये जब मूवमेंट हुआ कॉन्टिनेंट का तो ये इक्वेटर की तरफ मूव करने लगा। पहला इन्होंने ये दिया। दूसरी थ्योरी इन्होंने दी कि टाइडल फोर्स अप्लाइड टू द अर्थ सरफेस ड्यू टू सन एंड मून। तो सन और मून का जो अर्थ सरफेस पे टाइडल फोर्स लगा उसके कारण जो है सो अर्थ पे जो कॉन्टिनेंटल लैंडमास थे वो मूव करने लगे, और इसके कारण क्या हुआ कि टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट जो है जो कि लैंडमास सन और अर्थ के टाइडल फोर्स के कारण मूव करने लगे। दूसरी जो थियरी थी इन्होंने लैंडस्केप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए फोर्सेस जो एप्लीकेबल है ये दी। इतना, हालांकि ये जो थियरी है ये डिस्कार्ड हो गई, क्योंकि इतना जो टाइडल फोर्स है अगर अर्थ सरफेस पे अप्लाई होगा सन और मून के कारण, तो इसके कारण क्या होगा कि अर्थ की रोटेशन ही रुक जाएगी। तो ये डिस्कार्ड हो गया। तो अब देखते हैं कि इस थ्योरी के बाद पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी क्या आई। तो पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी में मेन जो वर्क था वो आर्थर होम्स का था। इन्होंने जो ड्राइविंग फोर्स है जिसके कारण की कॉन्टिनेंट्स और दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करते हैं, इसके ऊपर थ्योरी दी कि ये जो मूव करते हैं ये कन्वेक्शनल करंट के कारण करते हैं। कन्वेक्शनल करंट क्या होता है, ये जो है एक सेल में आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक सेल है, इसमें जो है सो जो हमारा लावा या जो रॉक मटेरियल, मोल्टेन मटेरियल है, ये मूव करता है। और इस सेलुलर मूवमेंट में क्या होता है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रैग फोर्स के कारण जो है लिथोस्फेरिक प्लेट को भी मूव करवाते हैं, जिसके कारण की
कंटिनेंटल ड्रिफ्ट होती है और जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो एक जगह से दूसरी जगह अर्थ सरफेस पे मूव करते हैं। और इसके लिए इन्होंने जो दिया कि हीट कहां से आता है, अगर ये मोल्टेन रॉक्स जो है मूव कर रहे हैं तो उसका, तो वो जो अर्थ के इंटीरियर में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उनके डिके और डिकम्पोजिशन के कारण एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी रिलीज के कारण जो है सो लावा का मेल्ट होता है, लावा फॉर्मेशन होता है अर्थ का सरफेस पे, फिर ये जो है सो फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चीज इन्होंने प्रूव कैसे की, ये चीज इन्होंने प्रूव की मैपिंग ऑफ ओशनिक फ्लोर से। मैपिंग ऑफ ओशनिक फ्लोर पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है सो बहुत एक्सटेंसिव वे में किया गया, क्योंकि जब सबमरीन वगैरह यूज हुए तो उन्होंने देखा कि जो टोपोग्राफी है ओशनिक सरफेस की वो ज्यादा डाइवर्स है कॉन्टिनेंटल सरफेस से। तो उन्होंने जो एक एक्सपीडिशन चालू किया और उसमें उन्होंने अर्थ के ओशनिक फ्लोर के सरफेस को स्टडी किया, और तब वहां पे उन्होंने पाया कि यहाँ पे मिड ओशनिक रीजेस हैं, डीप ट्रेंचेस हैं, और उसके बाद फिर ओशनिक माउंटेन रेंजेस भी हैं। ठीक है, तो ये चीजें उन्होंने वहां पे पाई। अब देखते हैं कि ओशनिक फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स किसे कहते हैं हम लोग, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स जो है सो इस पूरे रीजन को कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी 4 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट का ही एक एक्सटेंशन होता है जो कि सबमर्ज्ड है ओशनिक वाटर में। उसके बाद है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये जो आप लोग स्टीप स्लोप देख रहे हैं ये जो है सो एंड ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप है, एज ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ड्रास्टिकली हाईली स्टीप जो है सो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होते हैं, और इसे हम लोग कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। यहाँ पर डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा होता है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज, ये जैसे ही होता है उसके बाद फिर ये जो रीजन है, आप लोगों को मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये जो स्मॉल रीजन है जिसमें कि लगभग थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल टाइप का जो ये है, ये भी जो है सो माइनर टाइप कॉन्टिनेंटल राइज है। लेकिन ये जो है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो है सो कॉन्टिनेंटल राइज है। जब स्टीप स्लोप के बाद जब एलिवेशन लगभग मिनिमल हो जाता है तो इसे कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है डीप ओशनिक ट्रेंचेस। तो ये उसके बाद जहां पे भी हमारा जो सबडक्शन जोन होता है, सबडक्शन और जो डाइवर्जेंस जोन क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो ये जो सबडक्शन जोन होता है जहां पे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हमने यहाँ पे देखा, ये जहां पे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स फिर से सबमर्ज होते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, ये यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ट्रेंचेस का। और उसके बाद फिर है अबैसल प्लेन। अबैसल प्लेन जो फ्लैट फील्ड टाइप जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग कहते हैं अबैसल प्लेन। ओके, उसके बाद मिड ओशनिक रीजेस है। मिड ओशनिक रीजेस ये जो है जहां पे की डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की या ओशनिक प्लेट्स की, जो लिथोस्फेरिक प्लेट हैं, तो वहां पे जो फॉर्मेशन होता है ये आप लोग रिजेस टाइप देख रहे हैं, माउंटेन्स, लो हाइट एल्टीट्यूड माउंटेन्स टाइप जो देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं मिड ओशनिक रिजेस। उसके बाद देखते हैं कि अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन और वोल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो वोल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन और अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन लगभग मैच करते हैं। ये आप लोग जो देख रहे हैं ये मिड ओशनिक रिजेस का रीजन है, ये ट्रेंचेस का रीजन है। तो जहां पे भी कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स होगी वहां पे जो है सो वोल्केनिक एक्शन होगा, और जो वोल्केनिक एक्शन होगा उसी के साथ जो है सो हमारा अर्थक्वेक्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो ये जो हमारा हिमालयन रेंजेस और ये जो यूराल माउंटेन रेंजेस है, जिसको यूरेशियन माउंटेन रेंजेस भी कहते हैं, इसमें जो है सो सबडक्शन जोन है, और यहाँ पे ये जो रीजन्स हैं ये डाइवर्जेंस जोन है। यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, नए ओशनिक प्लेट्स जो बनते हैं उनके रीजन है, और यहाँ पे जो है सो वोल्केनिक एक्शन भी ज्यादा होता है और अर्थक्वेक्स भी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हम लोग देखते हैं। तो मिड ओशनिक रीजेस जो होते हैं, जो हमने अभी पीछे देखा, वहां पे जो है सो वोल्केनिक इरप्शन होता है, नया लावा फॉर्म होता है, और जो वोल्केनिक एक्शन मिड ओशनिक रीजेस में होगा, नया लावा जो आएंगे सरफेस पे वो कूल होंगे और उसके बाद अटैच हो जाएंगे लिथोस्फेरिक प्लेट से, और वो नया लिथोस्फेरिक प्लेट फॉर्म करते हैं। और इसमें जो है सो
जहां पे भी मिड ओसेनिक रीजन है, मान लीजिए ये आपका वोल्केनिक इरप्शन रीजन है, तो इसके जो इक्वी डिस्टेंस दोनों तरफ जो स्ट्रिप्स रहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स के, ये इक्वी डिस्टेंस रहते हैं क्योंकि सेम एज के ये फॉर्म्ड हैं, तो इक्वी डिस्टेंस रहते हैं और इनका जो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन है, वो केमिकल कंपोजिशन है और जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रॉक एजेस जो है वो अभी हमने बताया कि ये सिमिलर रहते हैं और ये नए फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स हैं, तो इसका जो एजेस है पूरे ओशन में कहीं भी 200 मिलियन ईयर्स से ज्यादा नहीं है, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स उससे बहुत ही ज्यादा यंगर है, मतलब कि कम एज के हैं जो हमारे ओसेनिक प्लेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और देखी जाती है क्या, कि यहाँ पे जो सेडिमेंट्स डिपोजिशन है वो बहुत थिन है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी इरोजनल एक्टिविटी बहुत कम समय के लिए हुई है, तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स का डिपोजिट है बहुत ही थिन है। उसके बाद फिर ये जो है हैरी हेमंड हेस ने ये थ्योरी दी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। तो यहाँ पे हमारा ये जो है नेक्स्ट 6th लेक्चर खत्म होता है, जिसमें कि हमने देखा कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, वोल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें। थैंक यू वेरी मच। आप लोग किसी भी क्वेरीज के लिए हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को विजिट करें। हैव अ नाइस डे।